स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मस्तिष्क की प्रसुप्त क्षमताएं और उनकी जागृति। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मानव मस्तिष्क एक जादुई पिटारा है। उसमें संग्रहित स्मृतियों को यदि लिपिबद्ध किया जाए और छापा जाए तो साधारण से साधारण मनुष्य के मन में इतनी स्मृतियां भरी पड़ी हैं कि उनसे अखंड ज्योति के आकार की 32 अरब पृष्ठों के बराबर छपी हुई सामग्री निकल सकती है। यह तो तब है जब कहा जाता है कि साधारण व्यक्तियों में मस्तिष्कीय क्षमता का 7% से भी कम अंश काम में लाया जाता है। ये मस्तिष्क देखने में एक छोटा सा मांसपिंड लगता है जिसे हड्डियों के आवरण में बांधकर प्रकृति ने मनुष्य के सिर पर रख दिया है। इसमें करीब 1 अरब स्नायुकोश हैं, जिनकी प्रत्येक की अपनी दुनिया, अपनी विशेषता और अपनी संभावनाएं हैं। लेकिन इन स्नायुकोशों में से थोड़े ही कोश सक्रिय रहते हैं, शेष का कोई उपयोग नहीं होता। इस प्रकार मनुष्य की अधिकांश मस्तिष्कीय क्षमताएं प्रसुप्त स्थिति में ही पड़ी रहती हैं। दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने में जितनी आवश्यकता पड़ती है, मस्तिष्क का उतना ही भाग सक्रिय रहता है। यदि शेष भाग को भी सक्रिय किया जाए, प्रशिक्षित कर उभारा जाए, तो अब की तुलना में लाखों गुनी अधिक क्षमता विकसित की जा सकती है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क विज्ञान के अनुसार सामान्य व्यक्ति अपनी मस्तिष्कीय क्षमताओं का केवल 7% भाग ही प्रयुक्त करते हैं। जो व्यक्ति इसका जितना अधिक भाग प्रयुक्त करते हैं, वे उतने ही बुद्धिमान बन जाते हैं। अर्थात साधारणतः मनुष्यों में मस्तिष्क का 93% भाग प्रसुप्त स्थिति में ही पड़ा रहता है। उस प्रसुप्त मस्तिष्क में से जो जितना जागृत कर लेता है, वह उतना ही प्रतिभाशाली बन जाता है। यह भी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि अब तक संसार के बड़े से बड़े विचारक, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक अपने मस्तिष्क के प्रसुप्त अंश का अधिकतम 10% भाग ही जागृत कर सके हैं। शेष 90% भाग उनका भी प्रसुप्त ही पड़ा रहा। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मस्तिष्क कितना विलक्षण और अद्भुत यंत्र है जो प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान किया है। कितने ही बढ़िया कंप्यूटर क्यों न बन चुके हों, परंतु मनुष्य अभी तक ऐसा कंप्यूटर बनाने में असमर्थ ही रहा है, जैसा कि प्रकृति ने तैयार कर उसे उपहार के रूप में दिया है। सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक काम करने, दक्षता बरतने वाले कंप्यूटर भी तो आखिर मानवीय मस्तिष्क के ही कमाल हैं। अर्थात मनुष्य प्रकृतिदत्त कंप्यूटर द्वारा उसी की प्रतिकृति कंप्यूटर बनाने में सफल हुआ, परंतु कंप्यूटर स्वयं कंप्यूटर बना लेगा, ऐसा अभी तक सोचा भी नहीं गया है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति का मस्तिष्क भी संसार के सभी कंप्यूटरों की तुलना में बेजोड़ है। क्या हुआ जो वह अधिक सक्रिय, जागृत और सामर्थ्यवान न बन सका, लेकिन उसमें वह संभावना तो विद्यमान है ही। वैज्ञानिकों की दृष्टि में मस्तिष्क का निर्माण कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा हुआ है। न्यूरोलॉजी के अनुसार मस्तिष्क के बाहरी धूसर पदार्थ ग्रे मैटर में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या करीब 10 अरब है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम में 120 अरब और मेरुदंड में 1,35,00,000 तंत्रिकाएं अतिरिक्त हैं। इनके साथ ही ग्लाया स्तर की 1 अरब लघु कोशिकाएं और हैं। इन सबका मिलन तंत्रिका बंध न्यूरोग्लाया कहलाता है, परंतु इन रासायनिक पदार्थों के कारण ही मस्तिष्कीय चेतना उत्पन्न नहीं होती। यदि ऐसा होता तो स्वाभाविक है कि जिन प्राणियों का शरीर मनुष्य शरीर के अनुपात में बड़ा है और इस कारण उनका मस्तिष्क भी बड़ा है, तो उनमें यह रासायनिक पदार्थ भी अधिक मात्रा में होना चाहिए। मस्तिष्क यदि रासायनिक पदार्थों से निर्मित हुआ मांसपिंड ही है, तो उसके भार और विस्तार के साथ मस्तिष्क की क्षमता भी घटनी बढ़नी चाहिए थी।
हाथी और व्हेल का मस्तिष्क विस्तार की दृष्टि से मनुष्य की अपेक्षा बहुत बड़ा है। फिर भी वे मस्तिष्कीय क्षमता के क्षेत्र में मनुष्य से बहुत पिछड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उन प्राणियों के मस्तिष्क की सूक्ष्म संरचना भी मानवीय मस्तिष्क से बहुत पिछड़ी और अविकसित है। न्यूरोसर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर विल्डरपेन ने मस्तिष्क के भीतरी भाग में चारों ओर लिपटी हुई काले रंग की पट्टियां, जिन्हें टेम्पोरल कॉर्टेक्स कहते हैं, के बारे में कहा है कि इन पट्टियों में मुद्दतों पुरानी स्मृतियां छिपी रहती हैं। इन पट्टियों का क्षेत्रफल 25 वर्ग इंच तथा मोटाई 1 इंच का 10वां भाग है। कनपट्टियों के ठीक नीचे स्थित टेम्पोरल कॉर्टेक्स में स्मृति का संचार और नियमन होता है। नित्य प्रति ढेरों घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटती हैं। उनमें से कुछ पर तो ध्यान जाता है और कुछ पर नहीं। जिन पर ध्यान जाता है उनमें से भी अधिकांश विस्मृति के गर्त में खो जाती हैं। जो याद रहती हैं उनमें से भी कई बहुत दिनों के बाद धुंधली याद रहती हैं, लेकिन डॉक्टर विल्डरपेन के अनुसार ध्यान में आने वाली तथा न आने वाली, कुछ समय तक याद रहने वाली और थोड़ी देर बाद ही भूल जाने वाली सभी प्रकार की घटनाएं टेम्पोरल कॉर्टेक्स में अंकित रहती हैं। डॉक्टर विल्डर ने कितने ही व्यक्तियों के मस्तिष्क के मर्मस्थलों को विद्युत धारा से स्पर्श करके निरर्थक घटनाओं का स्मरण कराने में सफलता प्राप्त की है। जिन व्यक्तियों में स्मरण शक्ति विलक्षण रूप से पाई जाती है उनमें भी यही पट्टियां चमत्कारी भूमिका निभाती हैं। कितने ही व्यक्तियों में यह स्मरण शक्ति इतनी अधिक मात्रा में विकसित पाई जाती है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। लिथुआनिया का रैवी एलिजा 2000 पुस्तकें कंठाग्र रखने के लिए प्रसिद्ध था। कितनी ही बार उसकी हर तरह से परीक्षा ली गई पर वह सदा खरा उतरा। फ्रांस के राजनेता लियान गैम्वाटा को विक्टर ह्यूगो की रचनाएं बहुत पसंद थीं और उनमें से वह हजारों पृष्ठों के संदर्भ याद रखता था तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोहरा देता था। इनमें से एक शब्द भी आगे पीछे नहीं होता था, यहाँ तक कि वह पृष्ठ संख्या तक सही बता देता था। प्राचीन भारतीय वाङ्मय के संबंध में प्रसिद्ध है कि हजारों वर्ष तक उसे लिपिबद्ध नहीं किया गया। चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, निरुक्त, निघंटु और उपनिषद आदि सब गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सीखे सिखाए जाते रहे। शिष्य गुरुमुख से उन्हें सुनता और याद कर लेता। सुनकर याद करने के कारण ही वेद उपनिषदों का नाम श्रुति पड़ा। चारों वेद और उपनिषद कोई छोटी पुस्तकें नहीं हैं। वेद के सब मंत्र ही करीब 5000 पृष्ठों में आते हैं। फिर उनकी व्याख्या, व्याकरण, ब्राह्मण, आरण्यक सब सुनकर ही कंठस्थ किए जाते थे। यह स्मरण शक्ति का ही कमाल कहा जाएगा। शतरंज का जादूगर कहा जाने वाला अमेरिकी नागरिक हैरी नेल्सन पिल्सवरी एक साथ 20 चालों को याद रखकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करता था। यह सब काम वह पूरी मुस्तैदी और फुर्ती के साथ किया करता था। मोलिक्यूलर बायोलॉजी, अणुजैविकी के आधार पर मस्तिष्क की अनोखी हलचलों का विश्लेषण करते हुए स्वीडन की गोटनबर्ग यूनिवर्सिटी के जीव विज्ञानी डॉक्टर होल्गर हाइडेन ने कहा है, मस्तिष्क को दक्ष बनाने वाला शिक्षण और चिंतन कोशिकाओं में महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देता है तथा वे कोशिकाएं अधिक संवेदनशील बनकर बुद्धिमत्ता का क्षेत्र विस्तृत कर देती हैं। डॉक्टर होल्गर हाइडेन के अनुसार मस्तिष्क का विकास मात्र उस शिक्षण पर निर्भर नहीं जो स्कूलों में या समीपवर्ती लोगों से मिलता है। वह विकास तो मात्र जानकारी बढ़ाने जैसा है। उनके अनुसार मस्तिष्कीय पोषण के लिए सुविकसित चेतना संपन्न व्यक्तियों, मनस्वी लोगों के सानिध्य में रहना अत्यंत उपयोगी है। उनकी बढ़ी चढ़ी प्राणशक्ति ही दुर्बल मस्तिष्क के अभाव की पूर्ति कर सकती है। बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सानिध्य में रहकर जड़मती भी कुछ समय में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं।
इसका कारण यही है कि प्रतिभाशाली मनस्वी व्यक्तियों की मस्तिष्कीय विद्युत उन व्यक्तियों को भी उसी प्रकार विद्युतमय कर देती है जैसे बिजली के तार से छू जाने पर कोई धातु अपने में विद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है। येल निवासी मस्तिष्क विज्ञानी डॉक्टर जोजे डेलगाडो ने अपने प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि मस्तिष्क के बाहर से विद्युत पहुंचाकर उसके अभीष्ट केंद्रों को सक्रिय अथवा निष्क्रिय किया जा सकता है। कम्युनिस्ट देशों में विरोधी विचार रखने वाले व्यक्तियों को इसी पद्धति से ब्रेन वॉश द्वारा अपनी विचारधारा के अनुकूल बनाया जाता है। सम्मोहन क्रिया में मस्तिष्क की विद्युत द्वारा ही मस्तिष्क को प्रभावित करने तथा दूसरे व्यक्ति को अपना वशवर्ती बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन अब यह काम विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों द्वारा भी किया जाने लगा है तथा इन प्रयोगों द्वारा मनुष्य की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति पर नियंत्रण करके उसे अमुक प्रकार से सोचने या कार्य करने के लिए विवश करने में सफलता पाई जा चुकी है। ये प्रयोग इसी सीमा तक सफल हुए हैं कि जब तक प्रयोग चलता रहे तब तक व्यक्ति वशवर्ती रहे, पीड़ा अनुभव न करे अथवा उससे अपना आदेश निर्देश पालन करवाया जा सके। प्रयोग बंद होते ही अथवा प्रयोग की पकड़ ढीली पड़ते ही वह पुनः अपनी पिछली स्थिति में आ जाता है और अभ्यस्त आचरण करने लगता है। इन नियमों का विवेचन करते हुए डॉक्टर जोजे ने कहा है कि यदि मनुष्य अपने संपूर्ण मनोयोग से किसी एक ही दिशा में अपनी मस्तिष्कीय क्षमताओं को नियोजित कर दे तो प्रसुप्त मस्तिष्कीय क्षमता जागृत हो सकती है। किसी को अपना इच्छानुवर्ती बनाना, सम्मोहन या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों द्वारा प्रभावित वशीकृत कर लेना अलग बात है। उससे न मस्तिष्कीय क्षमता जागृत होती है और न अभिवृद्धि। यह तो ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी निर्बल दुर्बल को शारीरिक बल या शस्त्रास्त्रों द्वारा अपने अधीन कर लेना, लेकिन मस्तिष्कीय क्षमता की दृष्टि से सशक्त सबल व्यक्ति किसी के आगे यूं ही हार नहीं मान जाएगा और न उसे पराजित करना आसान होगा। रुके हुए पानी को बांध पाना आसान है, परंतु बहते पानी को रोकना सरल संभव नहीं है। जागृत मस्तिष्कीय क्षमताएं वेगवती धारा से भी अधिक प्रचंड होती हैं। उन्हें जागृत करने का एक ही उपाय है कि उपलब्ध मस्तिष्कीय क्षमता को सुनिश्चित दिशा में नियोजित कर दिया जाए। कुएं में फूट पड़ने वाले सोते एक सीमा तक पानी निकालकर रुक से जाते हैं, परंतु झरनों के रूप में फूटने वाले सोते निरंतर बहते रहते हैं क्योंकि वहां निरंतर प्रवाह बना रहता है। प्रकृति का यह नियम है कि जो वस्तु उपयोग में आती रहती है वह चमकती है। उपलब्ध सारा भंडार दांव पर लगा दिया जाता है तो अक्षय स्रोत खुल जाता है। यदि वर्तमान मस्तिष्कीय क्षमता को पूरे दांव पर सुनिश्चित दिशा में लगा दिया जाए, उसके बिखराव को रोक दिया जाए, उसे निष्क्रिय अवस्था में से निकालकर सक्रिय कर दिया जाए तो मस्तिष्क भी अपनी विलक्षण विशेषताओं के साथ जागृत हो उठता है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।